कि दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं और अल्पसंख्यक यानी ईसाई, मुस्लिम मेरी पाँत में बैठे, ये मुझे कबूल नहीं है। मैं आजीवन अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार हूं। इनके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मोक्ष लेने मठ में गया, घर छोड़ करके आया, उत्तरांचल से पहाड़ से टिहरी का घर छोड़ करके आया, मठ में बैठा और मोक्ष नहीं उसका हुआ, सत्ता में चला गया, मुख्यमंत्री बन गया। सत्ता चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हमको कह रहा है कि आपको मोक्ष चाहिए। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पगड़ा महुआरी में उपस्थित हैं और आइए इस क्षेत्र के जाबाज फाइटर लीडर जो आम आवाम के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिए और लोगों के हित के लिए बहुत सारा संघर्ष इन्होंने किया, चाहे सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों का विरोध करना हुआ या क्षेत्रीय उदंडों का विरोध करना हुआ, इन्होंने किया और पूरे जोर शोर से किया। और जो भी दमनकारी नीतियां आई उनका दमन करने का इन्होंने प्रयास किया। बार बार जेल गए, फिर भी अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा और लोगों के हित के लिए लगातार कार्य करते रहे और सरकार के कई मुद्दों पर ये भिड़े सरकार से, और जो आम जनता के हित के लिए काम था वहां घुटने टिकवाए सरकार की व्यवस्था को, और वास्तव में जो जमीनी लोगों के लिए काम होना था, आम आवाम के हित के लिए काम होना था, वो काम इन्होंने सरकार के लोगों से कराया, सरकार में बैठे लोगों से कराया और पूरे देश भर में आम आवाम के लिए जहां जहां भी जरूरत पड़ती है ये जाते रहते हैं और किसी भी दमनकारी नीति का खिलाफ करते हैं और वहां के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाने का काम करते हैं और आम जनहित में काम करने को मजबूर करते हैं, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों, शासन की नीतियां हों या क्षेत्रीय दबंग उदंड लोग हों, उनको भी सही रास्ते पर लाने के काम करते हैं और सफल भी रहते हैं। आइए ऐसे हस्ती से मिलते हैं और जानते हैं कि इस समय जो संविधान की बात चल रही है या अमित शाह की बात चल रही है, जो बाबा साहब पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो आइए बात करते हैं देर न करते हुए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज जो है पूरे देश में बात की चर्चा है, बहस है और जन जन में है। एक पक्ष है जो संविधान विरोधी है, वो सत्ता में आज की तारीख में है, केंद्र में सत्ता में है, और बाकी दो देश के लोग संविधान के साथ खड़े हैं। वो गरीब है, मजलूम है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, सभी लोग संविधान के पक्ष में खड़े हैं। सर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि एक पक्ष है जो संविधान के खिलाफ, तो क्या जो सत्ता में लोग हैं इनका संविधान बनाने में कोई रोल नहीं रहा? सच तो है कि वैचारिक मामला है और 1920 में जब हिंदू महासभा बनी थी और सावरकर और मुंजे इन लोगों ने हिंदू महासभा बनाया था, तो इनका सिर्फ मामला था कि ये मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहिए। 1925 में हेडगेवार ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया और उनके जो बाद के जो चिंतक आए गोलवरकर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं और अल्पसंख्यक यानी ईसाई, मुस्लिम मेरी पाँत में बैठे, ये मुझे कबूल नहीं है। मैं आजीवन अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार हूं। इनके साथ बैठने से हाँ, बेहतर उनको लगा कि अंग्रेजों की गुलामी मंजूर है। ये वैचारिक सवाल। और एक बड़ी शक्तियां देश के अंदर जो गरीब थे, किसान, मजदूर थे, उनके नेता थे, वो चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, अम्बेडकर साहब हैं, तात्या टोपे थे, लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह फकुल्ला का तमाम क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जो देश को आजाद कराना चाहते थे। जो अंग्रेजी हुकूमत थी जो देश को गुलाम बनाई हुई थी, भले ठीक है कि देश का राजा का हम प्रजा हुआ करते थे, लेकिन वो राजा भी गुलाम हुआ करता था, इनके गुलाम हुआ, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ये शासन जो था अंग्रेजों का था, कानून व्यवस्था अंग्रेजों की थी और इस देश का कोई संविधान नहीं था। देश जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक्ट पास होता था, उस एक्ट से वो देश चला करता था। वहां तय होता था कि भारत को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, भारत के लोग पढ़ेंगे नहीं मिलेंगे। और यहाँ के सामंतों के द्वारा जो राजे महाराजे थे, छोटे राजा थे और सामंत थे, उन यहाँ सेमी फ्यूडल लोग थे, उनके द्वारा देश के गरीबों को सताया जाता था, इस देश के किसानों को सताया जाता था, मजदूरों को सताया जाता, महिलाओं को सताया जाता। और महिलाओं की तो कोई नागरिकता थी ही नहीं, वो किसी जाति धर्म में रही हो, उनका कोई अधिकार महिलाओं का नहीं था। ये जो संविधान बना 1947 में देश आजाद होने के बाद और 1946 में जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा के तहत जो देश को अधिकार दिए, जो अधिकार की बात की गई थी संविधान सभा में, और उसका जो संकलन जो भारतीय संविधान के रूप में आया, वो हमारे लिए बिल्कुल अमृत है। भारत का संविधान भारतीयों के लिए अमृत है।
जो अपने को भारतीय समझता है, और जो भारतीय नहीं समझता है वो संविधान को नहीं मानता है। जो स्मृति, जो मनुस्मृति को मानता है, संविधान को नहीं मानता, वो भारतीय नहीं है। वो दूसरे को देशद्रोही कहा करता भले, लेकिन वो देशद्रोही है, वो भारतीय नहीं है। इसलिए 1949 में, 48-49 में सावरकर ने कहा कि संविधान में मनुस्मृति की छाप नहीं दिखती, इसलिए हम इस संविधान को नहीं मानते। और गोलवलकर ने कहा कि तिरंगा झंडा 3 रंग है, इसलिए भारत का तिरंगा नहीं हो सकता। ऐसे लोग देश की सरकार में बैठे हुए हैं। यही लोग हैं जिनको अंबेडकर साहब नहीं पचते हैं, जिनको नेहरू नहीं पचते हैं, और गांधी की तो हत्या करा दी। ये दुनिया ने देखा है, इसमें छिपी बात नहीं है। तो जो गांधी की हत्या हुई वो सांगठनिक हत्या है, कोई व्यक्ति गांधी की हत्या नहीं करेगा। और किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं हत्या किया गांधी की, अल्पसंख्यक किया हो, मैंने मुस्लिम किया हो, या ईसाई किया हो, या बौद्धिस्ट या जैनी किया हो। हत्या तो एक हिंदू नहीं किया, गांधी की हत्या। तो गांधी की हत्या से बड़ा अपराध इस देश में और कुछ नहीं हो सकता है, जो हत्या कराई गई। ये बात साफ है कि जो अमित शाह ने संसद में बोला, और जिस तरह से बोला, गांव में भी किसी का मजाक जिस तरह उड़ाते हैं, है ना, उस तरह से, हाँ, उस लहजा गांव में भी, जिससे किसी का फला फला रटने वाला 24 घंटे गांव में भी कहा जाता, उसी तरह उस लहजे में बाबा साहब को, जो देश के में दलितों का ही नहीं, वो सबसे पहले मजदूर नेता थे बाबा साहब। उनका लेबर ऑर्गेनाइजेशन था मुंबई में, तो मजदूरों के लिए, वो दलितों के लिए, वो किसानों की बात की, वो महिलाओं की बात की, उन्होंने हिंदू कोड बिल की बात की, तय होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जब हमारे संविधान से जुड़ी हुई चीज है, और उस महान आदमी को का अगर जब संसद में खड़ा होकर के कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये फैशन हो गया है, ये क्या है, ये मजाक है। और जब आप कहते हैं कि आप जितना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते, तो 7 पीढ़ियां तर जाती। हजारों वर्षों से इस देश में गरीब लोग गुलाम हैं, हजारों वर्षों से, और दलित हजारों वर्षों से गुलाम इस देश में। मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। यदि मोक्ष हो जाता तो आपका भी मोक्ष नहीं हुआ, आप सत्ता के लिए बेचैन है। और उत्तर प्रदेश, आपको मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? आपके कहने का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मोक्ष लेने मठ में गया, घर छोड़ करके आया, उत्तरांचल से पहाड़ से टिहरी का घर छोड़ करके आया, मठ में बैठा, और मोक्ष नहीं उसका हुआ, सत्ता में चला गया, मुख्यमंत्री बन गया। सत्ता चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हमको कह रहा है कि आपको मोक्ष चाहिए, गरीब को, किसान को, मजदूर को मोक्ष चाहिए, क्योंकि ये धोखा देश के साथ हो रहा है कि धोखा दे करके जो माल अडानी को सौंपा जा रहा है, जो अंबानी को सौंपा जा रहा है देश की संपत्ति, आपका और 70% जो संपत्ति है देश की, जो वेल्थ है, वो 1% लोगों के हाथ में चला गया कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, रोजगार, बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, नौकरियां बंद हो रही हैं। आपको कहने का मतलब यह है कि उस भाषण द्वारा देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि आप मोक्ष के पीछे जाओ, हमेशा से किया गया है, और हम धन के पीछे जाके मलाई खाएंगे। गरीबों को हमेशा से किया गया है। कभी मोदी को मंदिर जाते देखा है आपने? माता जी का पैर छूते हैं तो फोटो लगवा खिंचवाते हैं, मंदिर की फोटो देखा? जब मंदिर जाएंगे तो शूटिंग होगी, तो कहा जाते हैं प्रचार करने जाते हैं, हम भी जाते हैं, जनता को धोखा देते। कभी अमित शाह को मंदिर जाते देखा आपने? कभी नड्डा को मंदिर जाते देखा आपने? कभी जोगी को पूजा करते देखा आपने? नहीं देखा। ये देश की गरीब जनता को बताया जाता है। कभी बिरला को हमने मंदिर जाते देखा? बिरला ने मंदिर बनवा दिया बीएचयू में, कभी मंदिर जाते बिरला को देखा? जेके ने कानपुर मंदिर बनवा दिया, कभी जेके को मंदिर जाते देखा? इन अड़हतियों को, इन पूंजीपतियों को माल चाहिए और जनता को मंदिर चाहिए। मैं कह रहा हूं, तुम मंदिर ले लो, माल हमको दे दो। तुम मंदिर ले लो, माल हमें दे दो, हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, अच्छे होंगे, विद्वान होंगे। अगर जो आप माल रखते हैं और मंदिर हमको देते हैं, सदियों से जो मंदिर पूजा करते रहे, उनको रोटी इस देश में नहीं मिली थी, पैर में चप्पल नहीं मिलते थे। हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, कभी चप्पल नहीं मिला। भगाई पहनते थे इस देश के लोग, भगाई। ये अमित शाह नहीं देखे होंगे, हो सकता है, वो सेठ है, लेकिन इस गरीब लोग भगाई पहनते थे, गांती बांधते थे, कपड़ा नहीं मिलता था, चादर नहीं मिलता था। ये संविधान जब देश आजाद हुआ, आज की तारीख में लोग पढ़ रहे हैं। हमारी लड़ाई वहां नहीं है, हमारी लड़ाई है कि अब सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि हम बराबर के अधिकारी, हम नागरिक हैं, हम प्रजा नहीं है। और ये संविधान, हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारतीयों को नागरिक बनाता है, प्रजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है। ये हमें संविधान अधिकार देता है। ये बोल रहा हूं, यह व्यक्ति की आजादी संविधान देता है, बच्चों को पढ़ने की आजादी संविधान देता है। तो बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते। हमें जो है नौकरी का अधिकार देता है, काम का अधिकार देता है ये संविधान हमको। ये संविधान हमें जीने का अधिकार देता है।
संविधान साधारण संविधान नहीं है जिसका मजाक अंबेडकर साहब के माध्यम से अमित शाह संसद में उड़ाते हैं या मोदी उड़ाते हैं। इन लोगों ने संविधान को कमजोर किया है 10 सालों के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1989-90 की बात है, जब आर वेंकट रमन राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली चाहिए और द्विदलीय व्यवस्था चाहिए। छोटे दलों को खत्म करने की बात करते हैं, छोटे दलों की भी लड़ाई। जब फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर तो ही तानाशाह हो जाएंगे, दोनों मिल करके बांट लेंगे बारी बारी से। ऐसी व्यवस्था नहीं, संविधान फेडरल स्ट्रक्चर देता है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। जब ये अपने ही चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर देते हैं, तो अपने रेफरी बैठा लेते हैं, अपने ही खेलते हैं, इस संविधान के खिलाफ। तो आपके हिसाब से संविधान तोड़ा जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, ये साजिश है। और इन्होंने चुनाव के दौरान जो कहा था, इनके अंदर बौखलाहट है, चुनाव के अंदर कहा था कि 370 हमें मिल जाएगा या 400 मिल जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। ये समझना चाहिए देश के लोगों को, ये जो है इनकी बौखलाहट है जो सदन में बोले हैं, ऐसा नहीं गलती से नहीं निकल गया है उनके मुंह से, बकायदे वो लिखा हुआ पढ़ रहे थे अमित शाह जी, लिखा हुआ पढ़ रहे थे। बाबा साहब का अपमान करेंगे, पूरी तरह योजनाबद्ध, बकायदे योजनाबद्ध है, टेस्ट है, टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट किया जा रहा है, क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है। हाँ, जैसे 30 जनवरी को आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग बहाने से गांधी जी की प्रतिमा बना करके गोली मारते हैं, मैंने भी देखा होगा। जी जी। इसका मतलब साफ है कि उनको गांधी की हत्या का पश्चाताप नहीं, अंबेडकर के अपमान का पश्चाताप नहीं। नेहरू को बार बार बोलते हैं सदन के अंदर, जब भाषण देते हैं मोदी जी 1 घंटे 40 मिनट, तो 1 घंटे 35 मिनट जो है या 30 मिनट वो जो है केवल नेहरू के बारे में बोलते हैं, गालियां देते हैं। ये समझने की जरूरत है क्यों इनको दिक्कत नेहरू गांधी अंबेडकर से, इसलिए कि इन लोगों ने मनुस्मृति नहीं लागू होने दिया देश के अंदर। कहा संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये बेचैनी बौखलाहट उनकी है, इसीलिए वो जो है मोक्ष देखते हैं, इसीलिए वो मोक्ष देखते हैं, वो जो है और उसी मोक्ष के बहाने इस देश को ठगा गया है। ये देश गुलामी नहीं होता अगर ये मोक्ष की बात ना होती। इसको ईश्वर के भरोसे रखने की कोशिश की गई, इसलिए देश गुलाम हो गया। हमारे गरीब लोगों को कहा गया नहीं, तुम्हारा काम नहीं लड़ना भिड़ना है, तुम सिर्फ हमारे लिए काम करो, ताकि हम देख लें। हाँ, वो चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे। कौन? गरीब लोग सामंतों की चारपाई पर नहीं बैठ सकते, अपने घर पर चारपाई पर नहीं बैठ सकते उनके सामने, नहीं बैठ, हाँ उनके सामने। ये भोगा है देश के लोगों ने, जो लोग कहे हमें संविधान चाहिए, मोक्ष तुम ले लो, मोक्ष तुम ले लो, संविधान मुझको दे दो। लेकिन वो आपको हाँ, मंदिर तुम लो, घर हमको दो, मुद्रा सब कुछ है ना, तो मंदिर तुम ले लो, क्योंकि मंदिर में पुजारी तभी रहेगा जब उसको पैसा मिलेगा। तो मंदिर का पुजारी पैसे के लिए वहां पूजा करता है, तो पूजा पैसा में पुजारी नहीं रहेगा, भाग जाएगा छोड़ के। मंदिर के अंदर भी खेल पैसे का है। एक एक मठों में जो धन बना हुआ है, आज मैं कह रहा हूं दावे के साथ, इस देश के उन मंदिरों का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, देश गरीबी दूर हो जाएगी, विश्व गुरु बन जाएगा। उस संपत्ति जनता के बीच में आनी चाहिए, उसके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोले जाने चाहिए, हर आदमी पढ़े, जब तक देश का समाज समाज पढ़े। हर आदमी पढ़ने के लिए तमाम प्राइमरी विद्यालय वगैरह तो है ना, नहीं, उसके प्राइमरी विद्यालय को, मिडिल स्कूल को, इंटर कॉलेज को जिस तरह से मजबूत करना चाहिए था नहीं किया, ताकि गरीब पढ़ न सके, और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया, शिक्षा का बजट काट दिया, गरीब कैसे पढ़ेगा। इस देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 48 लाख फीस है बीए करने की, बीए करने की फीस 48 लाख है। सोका यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी 35 लाख है, एमईटी है 25 लाख है, बीए करने की फीस है। और हमारा जो डिग्री कॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ 3500 5,000 में लड़के बीए करते थे। उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है, कमजोर कर यूनिवर्सिटी के, उनका बजट काट दिया कि आप स्वयं बजट ले आइए अपने बसे। क्योंकि देवरिया में मेडिकल कॉलेज खुला है, गरीब दवा नहीं करा सकता, वहाँ गुंडे बसे हुए हैं। हम लोगों ने विरोध किया, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देकर हम आए थे 5-7 दिन पहले। वहाँ आपने एक प्रिंसिपल बैठा दिया है और उसके बाद संविदा पर नियुक्ति करेंगे। अरे डॉक्टर संविदा पर नियुक्ति कर देंगे, वो दवाई करेगा क्या? डॉक्टर भी 25,000 में चाहते हैं आप, संविदा पर नियुक्ति करेंगे। पढ़ाई जो मेडिकल जो पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर की पढ़ाई कितनी है? 2.5 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में 2.5 करोड़ रुपया फीस है। मेडिकल कॉलेज जो खत्म किया जा रहा है, यानी मतलब साफ है, 2.5 करोड़ में पढ़ने जाए तो 2.5 करोड़ लगे, हाँ, और यहाँ पर तनख्वाह उसको ना मिले। अब सवाल ये उठता है
कि गरीब का बच्चा कैसे डॉक्टरी पढ़ेगा, और पढ़ भी लिया, नहीं कैसे पढ़ेगा, 2.5 करोड़ कहां से देगा। इस गांव में किसी की हैसियत नहीं 2.5 करोड़ देकर बच्चे को पढ़ा ले, किसी की हैसियत नहीं है। मैं कह रहा हूं चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक आदमी की हैसियत नहीं। तो इसका मतलब आप जो है कुछ लोगों के लिए पढ़ाई उनके जी में करना चाहते हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा सब पढ़े सब बढ़े, ये दिक्कत है। ये दिक्कत है। इसलिए उनको इस संविधान से दिक्कत है, अम्बेडकर साहब से दिक्कत है, गांधी जी से दिक्कत है। परसों भगत सिंह को उन्होंने अपमान किया है। भगत सिंह का जो है दोहरा व्यक्तित्व था। आराम तो अरे जो फांसी पर चढ़ गया 23 साल की अवस्था में, ये उसको नहीं बकस रहे हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में उन्होंने नाखून तक नहीं कटवाया है। कौन लोगों ने नहीं कटवाया? वो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आज की तारीख में जो है, वो हिंदू महासभा के लोग, ये आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटवाए। फांसी चढ़ने की बातें छोड़ दीजिए, गोली खाने की बातें छोड़ दीजिए। और देश में कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग, कांग्रेस के लोग, चाहे अन्य जो आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं लोग, सोशलिस्ट लोग थे उस जमाने में, लोग जेल गए, फांसी पर चढ़े, लाठियां खाई, जिंदगी काटी जेल। नेहरू की 3 पीढ़ियां जेल में रही, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। उनके दामाद, उनके लड़के, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी माँ, उनकी पत्नी सब जेल काटे और लाठियां खाए। इसलिए आजादी की लड़ाई के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए। और ये और उनको गरियाएंगे। अम्बेडकर साहब आजादी की लड़ाई में थे, उनको गरियाएंगे तो क्या- क्योंकि इनका कसक ये है। क्या ये आजादी नहीं चाहते थे आरएसएस? नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा है कि जब आजादी मिल जाएगी, देश डेमोक्रेटिक हो जाएगा, तो सब लोग हमारे पास में बैठने लगेंगे। ये इसका साक्ष्य लिखित साक्ष्य है, या गोलवलकर ने लिखा है इस बात को। लिखा है कि 2 पूंजीपति देश के अंदर होने चाहिए, बाकी लोग गरीब होंगे तो शासन करना आसान होता है। ये लिखा है। यानी सारी अरे उनकी बंच ऑफ थॉट किताब है, लोग पढ़ रहे हैं, लिखा सब जानते हैं, कोई मौखिक नहीं है। कोई मुझे सपना नहीं गोलवलकर के बारे में आ रहा है, लिखा है उन्होंने। ये सब बातें साफ है। ये नहीं चाहते कि देश में गरीबों का उत्थान हो, दलितों का उत्थान हो, पिछड़ों का उत्थान हो, गरीब बच्चे पढ़े लिखे, ये नहीं चाहते। वो चाहते कुछ लोग पढ़ लिख ले, प्रशासनिक भर के रहें, काम खत्म हो गया, उनकी पढ़ाई बंद करो, ये मजदूरी करे खाएं। और संविधान कहता है सबको बराबर का हक, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, इस प्रकार ये सारी चीजें हमको मिली हुई है। इस प्रकार हमें अभिव्यक्त की आजादी, हमें जीने का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार, ये सारी चीजें संविधान, मानवाधिकार हमें संविधान देता है। ये सारी चीजें हमें मिली हुई है, जिसको इनसे बेचैनी है। इनके रास्ते का रोड़ा ये बन रहा है रोड़ा, इसीलिए इसको खत्म करना चाहिए। संविधान। जनता जान गई। अमित शाह के उस भाषण के बाद जो है, देश के अंदर जो सारे लोग सड़क पर उतरे हैं, उनको पता है कि लोग सड़क पर उतरे हैं, कार्यक्रम रोज चल रहे हैं। और ये दबने वाला मामला नहीं है, ये दबने वाला मामला नहीं है कि देश दबेगा। अरे संविधान में मिला हुआ है, हम नागरिक उसके तहत बने हुए हैं। ये दलित का सवाल नहीं है, ये अम्बेडकर साहब का केवल सवाल नहीं है, वो तो अपने जीवन में करके गए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने मुझे नागरिक अधिकार दिया, उस संविधान के तहत हमें उसको कैसे बचाना है। इस देश एक ऐसा देश है कि दुनिया में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला था, लड़ करके मिला। ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। भारत एक ऐसा देश है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, अम्बेडकर साहब ने, सब लोगों ने संविधान निर्माण के साथ ही, रचना के साथ ही महिलाओं को वोटिंग राइट दी। साधारण बात नहीं है, यह ऐतिहासिक बात है। ये दुनिया किसी संविधान में नहीं मिलेगा जो भारत में मिलेगा। तो अगर संविधान खत्म हो जाए तो फिर ये महिलाओं का अधिकार भी खत्म हो अरे जाएगा। प्रजा हो गए, महिलाओं का नहीं, हम ही प्रजा हो गए। हम क्या है, हम ही प्रजा हो जाएंगे। हम उनकी बात कहा, अपनी बात करेंगे, हम प्रजा हो जाएंगे। जो संविधान खत्म, हम प्रजा हो गए, महिलाएं सब प्रजा हो जाएंगे। तो शिवाजी राय जो है हो जाएंगे प्रजा। राजा प्रजा चाहते हैं, इनको राजाओं से जो मोह ज्यादा है। कभी गरीबों में नहीं रहे हैं, तो धोखा दे रहे हैं गरीबों को, झूठ बोल करके। सबका साथ सबका विकास जैसे फर्जी नारे हैं। ये जो है, ये समझना जरूरी है। इसलिए देश जो सड़क पर उतरा है, वो जो है ये मौलिक अधिकारों के लिए उतरा है। हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, विधि के समय समता का अधिकार, ये भारतीय संविधान में दिया गया है। सामाजिक न्याय का सवाल, न्याय और बंधुता का सवाल, विश्व बंधुता का सवाल हमारे संविधान में है। वो भी हमको बंधु बनाते थे क्या? हमें बंधु नहीं मानते थे। और ये देवरिया जिले में एक आदमी ने तो नेहरू खिलाफ गवाही दिया था। नेहरू जेल में रहते, यहाँ थाने में गए। वो इस समय अगर देखा जाए तो वो आम पब्लिक थे या किसी नहीं, सामंत थे, देवरिया जिले के बड़े सामंत। और वो नेहरू जी किसी गरीब आदमी ने नहीं लड़ाकों के खिलाफ गवाही दी, सामंतों ने गवाही दी। जिले के बड़े सामंत थे। उनके आंखों की किरकिरी है जो लड़ाई की हमारी जिम्मेदारी चली जाएगी, हमारी सामंती चली जाएगी। इसलिए उन लोगों को बेचैनी। आज उसी तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, और उनकी बेचैनी यही है। तो ये जो असली बात है कि अमित शाह ने कोई अचानक नहीं बोला है,
बाकायदे प्रायोजित जो- तरीके से उनकी सोची समझी चीज। जैसा कि आप लोगों ने सुना, और आज इनके हिसाब से संविधान खतरे में है। इसलिए कि जो शासन में, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको संविधान रास नहीं आ रहा है और उनकी मंशाओं पे ये पानी फेर रहा है। ये बहुत बड़ा बाधा है उनके अपने मंशाओं को पूरी करने के लिए। जैसा कि अभी बातों से निकल के ये आया है कि किसी एक दो गिने चुने व्यक्तियों के पास पूरी संपत्ति होनी चाहिए, पूरी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बाकी लोग सब काम करने वाले होने चाहिए। तो जरा आप सोचें कि आपके मार्केट में कोई एक व्यक्ति एक सामान अगर बेचता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है, तो वो किस तरह से मनमतंगई करता है, मनमाने ढंग से उसका रेट लेता है। तो अगर यदि इस देश में गिने चुने एक दो लोग के पास सारा पावर हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, तो क्या दुर्गति आम जनता की होगी, यह सोच सकते हैं। और जो अभी सारी बातें हुई है उससे यह स्पष्ट हुआ है। तो आगे आपको यह सोचना होगा कि सच्चाई क्या है और क्या चीज लोग दिखा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, पीछे की बातें क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। और इन सारी चीजों को देखते समझते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए आपको क्या करना है इस पर मनन करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस समय आपको यह बात समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।